everyone, welcome back to Law Stress where you decode the law and ditch the stress. आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस टर्म का मीनिंग क्या होता है? तो अगर हम लिटरल सेंस के अंदर देखें तो परफॉर्मेंस का मतलब हुआ कोई भी टास्क या एक्शन को क्या करना, परफॉर्म करना। लीगल सेंस में परफॉर्मेंस का मतलब होता है फुलफिलमेंट और कंप्लीशन ऑफ ऑब्लिगेशन which they have towards the other party by virtue of contract entered by them। यानी कि जब दो पार्टीज एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में उनकी क्या एक दूसरे की तरफ क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या ऑब्लिगेशंस होती है, उनको फुलफिल करना, उनको कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए और बी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं और जो टर्म्स थी कॉन्ट्रैक्ट की वो ये कहती है कि ए मस्ट डिलीवर अ बुक टू बी ऑन पेमेंट ऑफ अ कंसिडरेशन ऑफ 500 रुपीज। यानी कि ये कहता है ए और बी इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ये थी कि ए जो है वो बी को बुक डिलीवर करेगा और बी जो है वो ए को क्या करेगी, उसके बदले में कंसिडरेशन देगी 500 रुपीज का। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब ए बुक डिलीवर कर देगा और बी जो है वो 500 रुपीज जो है वो दे देगी। सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट या तो वो परफॉर्म करे या ऑफर करे अपना जो भी उनका रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए, अनलेस वो जो परफॉर्मेंस है वो डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ एक्ट और एनी अदर लॉ। यानी कि पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उन्हें अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस को या तो परफॉर्म करना होगा या ऑफर करना होगा टू परफॉर्म, आइदर अनटिल एंड अनलेस वो परफॉर्मेंस जो है वो लॉ के थ्रू या किसी भी इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के थ्रू या किसी भी अदर लॉ के थ्रू डिस्पेंस या फिर एक्सक्यूज्ड है, मना करी गई है। ठीक है, तो सिंपली इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टीज है उनकी या तो ड्यूटी मतलब उनकी ड्यूटी होती है एक दूसरे के तरफ, या तो वो अपने जो भी प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करे या फिर ऑफर करे टू परफॉर्म देम। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस भी जो है वो दो तरीके की होती है। ये बात जो है सेक्शन नंबर 37 और 38 के अंदर बताया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस में दो टाइप्स की परफॉर्मेंस हुई, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। लास्ट जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें जो परफॉर्मेंस थी वो कौन सी परफॉर्मेंस थी? एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं, उन्हें परफॉर्म करती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है क्योंकि जो भी ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल्ड हो चुके। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो पर्सन है ए एंड बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को क्या करेगा, अपना लैपटॉप बेचना चाहता है और बी उसके बदले में उसे कंसिडरेशन देगा 20,000 का। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगी जब ए लैपटॉप दे देगा और बी क्या कर देगा, उसके बदले में कंसिडरेशन जो है 20,000 का वो उसे पे कर देगा। तो ये होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जहां पे प्रॉमिसर ऑफर करता है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन प्रॉमिस ही क्या कर देता है, उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। ये सेक्शन नंबर 38 के अंदर दी गई है। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए और बी दो पर्सन है। ठीक है, ए और बी जो है दो पर्सन है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो है वो डिलीवर करेगा बी को क्या, 10 बैग्स ऑफ राइस। 10 बैग्स ऑफ राइस डिलीवर करेगा 10th जनवरी को। अब ए जो है वो बी की शॉप पे जाता है उसे बैग जो भी राइस के 10 बैग है वो देने के लिए, बट बी जो है वो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुआ। यहाँ पे ए ने जो किया वो वैलिड ऑफर था टू परफॉर्म, तो यहाँ और बी ने यहाँ क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। तो अब ए जो है वो अपनी लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि अब ए की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। तो इससे हम क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अब टेंडर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है गुड्स एंड सर्विस के बेसिस पे और एक होता है मनी के बेसिस पे। तो गुड्स एंड सर्विसेज का तो अभी हमने एग्जांपल देखा है कि उसने कहा था कि वो 10 बैग्स ऑफ राइस उसको देगा, लेकिन वो उससे लेने से मना कर देता है। तो ये तो गुड्स एंड सर्विसेज में हो गया। अगर वो वैलिड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे अभी अब लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था बी अपनी लाइबिलिटी से क्या हो गया था, सॉरी ए अपनी लाइबिलिटी से क्या हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि उसने ऑफर किया था टू परफॉर्म कि वो बैग देना चाह रहा था उसको, लेकिन बी ने रिफ्यूज कर दिया था। मनी के रिगार्डिंग में क्या होता है, जैसे
ए और बी ये दो पर्सन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ए ओज बी 5,000 रुपीज और ए ऑफर करता है बी को कि मैं तुम्हें तुम्हारे 5,000 रुपए देना चाहता हूँ, लेकिन बी जो है वो लेने से मना कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए जो है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा, स्टिल उसे 5,000 रुपीज बी को पे करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे कोई भी अगर इंटरेस्ट लग रहा होगा वो इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो क्या डिफेंस ले सकता है कि मैं तो आया तो तुम्हें 5,000 रुपए देने के लिए, तुमने लेने से मना कर दिया, तो अब मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों पे करूं। तो इसीलिए सॉरी ये होता है हमारा टेंडर ऑफ मनी। अब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और टेंडर के कुछ वैलिड असेंशियल्स होते हैं जो अगर उसके अंदर मेंशन्ड हैं तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा, जो कि सेक्शन नंबर 38 के अंदर दिए गए हैं कि जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए और रीजनेबल टाइम जो है उसके अंदर प्रोवाइड होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आई विल पे यू इफ यू रिड्यूस द अमाउंट, यानी कि तुम कहो कि मैं जो है तुम्हें 5,000 देने के लिए तैयार हूँ लेकिन अब तुम 5,000 मत दो, तुम मुझसे 2,000 ही लोगे, ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल होगा, जितने आप ओ करते हो, जितने आपको देने हैं वो आपको कंप्लीटली ही वो देने पड़ेंगे। ऑफर जो है वो प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए। जैसे अभी ए जो है वो बी से ऑफर मतलब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये इसे 10 बैग्स ऑफ राइस देगा, और इसमें उसने प्रॉपर बताया कि 10th जनवरी को लूंगा, मैं इस जगह पे लूंगा, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस उसमें बताई। जो भी है रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि जो भी टाइम, रीजनेबल टाइम होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए परफॉर्म करने की। आगे हम डिस्कस करते हैं रूल्स रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो इसमें सेक्शन नंबर 46, 47, 48, 49 और 50 ये सारे के सारे सेक्शंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 46 जो बात करता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं करी गई है, ना ही कोई टाइम जो है वो स्पेसिफाई किया गया है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन नहीं करी गई है, ना ही कोई टाइम रिक्वायर्ड, मतलब ना ही कोई स्पेसिफाइड टाइम बताया गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे रीजनेबल टाइम के अंदर, ठीक है। और रीजनेबल टाइम का मतलब हो गया कि जो भी आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो भी नेचर है उसके अंदर जो भी मतलब जैसा भी टाइम रीजनेबल माना जाता है उस टाइम के बीच के अंदर करेंगे। जैसे ए और बी के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ए बी को एग्री करता है कि मैं तुम्हें फर्नीचर जो है वो डिलीवर कर दूंगा। अब बी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट उसको नहीं बता के जाता है, तो रीजनेबल टाइम क्या हो गया, विद इन 10 to 15 डेज या विद इन 1 वीक जो भी है वो क्या करेगा, फर्नीचर को उसको डिलीवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको 1 साल बाद जाके डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 47 जो बात करता है जहां पे टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं करी गई है। यानी कि इफ अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ फिक्स्ड डेट पे परफॉर्म किया जाएगा, और प्रॉमिसर जो है उसको परफॉर्म कर सकता है किसी भी टाइम पे, जो भी वर्किंग आवर्स होंगे उस डे के उसके ऊपर वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे ए एग्री करता है टू पे 5,000 टू बी ऑन 10th जनवरी। अब ए जो है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को क्या करेगा, पैसे देगा, और कब देगा, 10th जनवरी को देगा। तो ए जो है वो बी को जो भी पैसे उसको देने हैं वो 10th जनवरी को दे सकता है रीजनेबल टाइम के अंदर, जो भी टाइम है 10 to 5 या 10 to 6 जो भी रीजनेबल आवर्स है उसके अंदर वो उसको पैसे दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो रात को 12 बजे जा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 48 जो बात करता है परफॉर्मेंस आफ्टर एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, यानी कि जो भी प्रोमिसी है उसके कहने के बाद में परफॉर्मेंस की जाएगी। यानी कि इफ अ परफॉर्मेंस इज टू बी डन आफ्टर प्रोमिसी आस्क, तो प्रोमिसी जो है उसे आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम बताना पड़ेगा, प्रॉपर प्लेस बतानी पड़ेगी, और जो भी रीजनेबल बिजनेस आवर्स हैं वो बताना पड़ेगा। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और ए प्रोमिसेस टू डिलीवर बी गुड्स जब बी डिमांड करेगा, तो यहाँ पे जब बी डिमांड करेगा तभी उसको क्या करने पड़ेंगे, गुड्स डिलीवर करने पड़ेंगे, और उसको ये जो भी वर्किंग आवर्स है, कौन सी शॉप पर है, कौन सा रीजनेबल डे है, वो सारे के सारे उसको क्या करना होगा, बताना होगा। सेक्शन 49 बात करता है प्लेस नॉट फिक्स्ड, यानी कि जहां पे नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, कोई भी परफॉर्मेंस के लिए प्लेस फिक्स नहीं करी गई है, और वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड, और कोई एप्लीकेशन भी नहीं रिक्वायर्ड है।
तो प्रोमिसर जो है वो प्रोमिसी से पूछेगा कि आप मुझे एक रीजनेबल प्लेस बता दो, एक जगह बता दो जहां पे मुझे आपको पे करना है। वही एग्जांपल लेते हैं ए और बी का। ए एग्री करता है बी को कि वो उसे कितने रुपीज देगा, वो उसे 10,000 रुपीज जो है वो देने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो कोई बी जो है कोई प्लेस मेंशन ही नहीं करता है, तो अब ए जो है वो बी से पूछेगा कि वेयर शुड आई पे यू, कि मैं आपको कहाँ पे करूँ, आपकी शॉप पे आऊँ, आपके ऑफिस में आऊँ, या आपके घर पे आके पे करूँ। और बी जो भी जगह बताता है ए उसको वहां पर जाके परफॉर्म करेगा। लास्ट आता है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सेंशनड बाय द प्रोमिसी, यानी कि जो भी टाइम डिस्क्राइब किया गया है जिस भी मैनर में जिस भी प्लेस के ऊपर बाय द प्रोमिसी, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे वही सेम एग्जांपल वापस ए बी का आएगा कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है बी को कि बी मतलब ए को बी को कितने देने होते हैं, 10,000 रुपीज जो है उसको देने होते हैं। अब यहाँ पे बी कहता है कि ये 10,000 रुपए मुझे कैश में नहीं चाहिए, आप मुझे क्या करेंगे, यूपीआई करेंगे। तो ये यहाँ पे बी को ए को जो परफॉर्मेंस करनी है अपने प्रॉमिस की वो कैसे होगी, यूपीआई के थ्रू ही होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस ही ने बता दिया है ना कि वो क्या करेगा, उसे कैसे चाहिए पैसे, यूपीआई के थ्रू चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम एक और एग्जाम्पल से समझें तो जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ए को बी को कुछ जो है दुकान के सामान वगैरह जो है वो डिलीवर करने होते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में। अब यहाँ पे बी कहता है कि ये जो भी सामान तुम मुझे दोगे वो तुम मेरे वेयर हाउस पे, मेरे गोडाउन पे मुझे डिलीवर करना, ना कि मेरी शॉप पे। तो अब ए जो प्रोमिसर है उसको जो प्रोमिसी ने डायरेक्शंस दी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे वो कहता है यहाँ पे बी कहता है कि जो भी गुड्स तुम डिलीवर करोगे वो मेरी दुकान की जगह तुम मेरे गोडाउन पे, मेरे वेयर हाउस पर लेकर आओगे, 12 से पहले लेके आना है तुम्हें ये, और जो डेट है उस डेट के ऊपर लेके आना है। तो ए जो है वो सारी चीजें कैसे परफॉर्म करेगा, जो बी ने उसको स्पेसिफाई की है। तो सिंपली हम इसे शॉर्ट में इस तरीके से याद रख सकते हैं, सेक्शन 46 में नो टाइम फिक्स्ड, कोई भी टाइम फिक्स्ड नहीं है, तो रीजनेबल टाइम के अंदर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। फिक्स्ड डेट है, यहाँ पे टाइम इज स्पेसिफाइड यानी कि डेट फिक्स्ड है, तो परफॉर्मेंस जो है वो विद इन एनी जो भी ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जो भी होंगे उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में 47 हमारा आता है रिक्वेस्ट के ऊपर, यानी कि एप्लीकेशन करी गई है फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जहाँ पे प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जहाँ पे नो एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन भी नहीं है, कोई प्लेस भी फिक्स्ड नहीं है, तो आस्क द प्रोमिसी, आपको प्रोमिसी को क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और लास्ट आता है 50, जो भी परफॉर्मेंस है वो किसके अकॉर्डिंग करी जाएगी, डायरेक्टेड एज डायरेक्टेड बाय प्रोमिसर, प्रोमिसी ने जो भी डायरेक्शंस दी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट्स कौन परफॉर्म करता है, बाय हुम मस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बी परफॉर्म। तो सेक्शन 40 कहता है कि ये प्रोविजन बताता है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कौन परफॉर्म करेगा। ये सेक्शन प्रोवाइड कराता है कि इफ बाय द टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग ये अपीयर होता है कि जो इंटेंशन है पार्टी की वो ये है टू द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सच दैट कि कोई भी प्रॉमिस जो कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है वो असेंशियली परफॉर्म किया जाएगा बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो भी टर्म्स हैं उसमें पार्टीज की इंटेंशन यही थी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसे असेंशियली जो भी प्रॉमिस है उसके अंदर वो असेंशियली कौन परफॉर्म करेगा, प्रोमिसर खुद ही परफॉर्म करेगा, ना ही कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे उस प्रॉमिस को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिमिलर इंटेंशन इंडिकेट नहीं होती है तो प्रोमिसर की एब्सेंस के अंदर कोई भी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो प्रॉमिस को उसके बिहाफ पे क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। तो सेक्शन 40 सिंपल ये कहता है कि अगर पार्टीज की इंटेंशन है कि प्रोमिसर खुद प्रॉमिस को फुलफिल करेगा तो प्रोमिसर को खुद को फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर ऐसी कोई भी सिमिलर इंटेंशंस नहीं होती है तो कोई भी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो प्रोमिसर के बिहाफ पे प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कोई पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर दे टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो अगर कोई पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर देती है परफॉर्म करने से या इनकेपेबल हो जाती है इन परफॉर्मिंग देयर प्रॉमिस,
तो अदर पार्टी जो है, जो प्रॉमिसी, या तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन अगर वो क्लियरली ये शो कर दे, अपनी एक्सेप्टेंस वो शो कर दे बाय ऑफ कंटिन्यूएशन, कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड्स या कंडक्ट के थ्रू, यानी कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वे के अंदर अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस को शो कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू चलता रहेगा। और अगर वो टर्मिनेट कर दे, वो ऐसा ना करके उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इन्फोर्समेंट बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड थर्ड पार्टीज, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और थर्ड पार्टीज का क्या रोल होता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के रिगार्डिंग में, अगर प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एनफोर्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो पर्सनल था इन नेचर, या फिर कोई भी उसके अंदर कॉन्ट्रैरी इंटेंशंस है, यानी कि कोई भी क्लॉज ऐड है कि कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकता है, तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी जर्नली क्या होता है, कोई भी स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता। एक्सेप्शन ये एग्जिस्ट करता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसे बेनिफिट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे कि कोई फैमिली अरेंजमेंट्स हो गए या ट्रस्ट हो गया, तो वो क्या कर सकती हैं, एनफोर्स करवा सकती हैं। अब हमारा सेक्शन नंबर 45 आता है, जो बात करता है जॉइंट प्रोमिसेस और उनके राइट के बारे में। तो अगर मल्टीपल प्रोमिसेस हैं तो उनके राइट्स क्या होंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे। तो अगर सभी के सभी अलाइव हैं तो वो जॉइंटली एक्ट करेंगे टू एनफोर्स देयर प्रॉमिस, जो भी उनका प्रॉमिस है वो उसे जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। अगर कोई प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो जो भी उसके सर्वाइवर्स हैं, मतलब जो उस प्रॉमिसी के अलावा बाकी जो भी प्रॉमिसीज हैं वो, और जिस प्रॉमिसी की डेथ हो गई उसके जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जॉइंटली एनफोर्स करेंगे। और सभी प्रॉमिसीज की डेथ हो जाती है तो जितने भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कलेक्टिवली एनफोर्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। अब इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट केस लॉज आते हैं। सबसे पहला आता है बसंती बाई वर्सेस श्री प्रफुल्ला कुमार रौतराई, 2006 का केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो उड़ीसा हाईकोर्ट थी उसने ये रूल किया था कि जहाँ पे कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है किसी भी डिकीज्ड प्रॉमिसी का, तो जो पर्सन जो एक्वायर करता है इंटरेस्ट ओवर दी, जो भी सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके ऊपर जिस पर्सन ने इंटरेस्ट एक्वायर करा है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज है, उसको क्या करेगा, बियर करेगा, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द डिकीज्ड। नेक्स्ट केस आता है एमएस ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी वर्सेस एमएस जैन इरिगेशन, 2010 का केस था। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूल किया था, मींस बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट कि कोई भी टेंडर जो है, अगर उसकी कोई भी वैलिडिटी पीरियड है वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद में हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वंस द वैलिडिटी पीरियड्स एंड, यानी कि एक बार अगर वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली जो ऑफर है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो आफ्टर द एक्सपायरी तो वो क्या माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है लॉ के अंदर। इसको अगर जैसे एक एग्जाम्पल से हम देखें, इस केस को अगर हम समझें, तो जैसे ए जो है वो ऑफर करता है बी को कि वो बी को अपनी बाइक बेचेगा फॉर 50,000 रुपीज ऑफ, और ये कहता है कि ये जो ऑफर है वो वैलिड है 31 जैन तक। अब बी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है 5 फरवरी को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑफर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि ऑफर जो है वो सिर्फ 31 जनवरी तक है। अब अगर उसके बाद में आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड नहीं होगा। अगर जो एक्सेप्टेंस बी ने दी 5 फैब को, वो क्या मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है, सो इस केस का कंक्लूजन यही था कि वंस acceptance of a tender after expiry of a validity period is invalid, बट जो forfeiture of security deposit, मतलब जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने किया है उसको हम रख सकते हैं, वो वैलिड है अगर टेंडर टर्म्स जो हैं वो इसको अलाउ करती हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैसे परफॉर्मेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की, कौन कौन से सेक्शंस है, कौन लोग इसे परफॉर्म करेंगे, जॉइंट प्रोमिसेस और उनके क्या राइट्स होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कब आएंगे, थर्ड पर्सन कब अलाउडेड होते हैं, कितने टाइप्स के परफॉर्मेंस होते हैं, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कैसे है, क्या है, कितने सेक्शंस है, वो सब के सब हमने इसमें डिस्कस किया। इसके साथ में हमने इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।